हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस लेक्चर में हम वीर नर्माद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है आपका, उसके लिए हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, वीर नर्माद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ये मोस्ट प्रोबेबली आपके जुलाई मंथ में ही कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी ने अभी तक पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट्स को रिलीज नहीं करा है। लेकिन आपको प्रिपरेशंस को स्टार्ट रखना है, जिसमें हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी, जैसे कि आपको पता है आपका जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसका 50-50% वेटेज होता है, यानी आपका जो पेपर होता है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो पेपर 1 जो होता है ये आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, और पेपर 2 जो होता है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जिस भी सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर रहे हो। सो पेपर 1 जो कि आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, सो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। वीडियो लेक्चर्स आपको हर एक टॉपिक पर रिसर्च मेथोडोलॉजी की वीडियो लेक्चर्स देखने मिलेंगे। जो हमारे वीडियो लेक्चर्स है ये थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों ही वीडियो लेक्चर्स हैं, जिससे कि पहले हम आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करवाते हैं, देन एमसीक्यूज से हम आपको सारी ट्रिक्स बताते हैं, देन नोट्स में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है जो इंटरव्यू में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। देन उसके बाद मॉक टेस्ट। सो यहाँ पर हम आपको 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। हर एक मॉक टेस्ट में 40-50 क्वेश्चंस हमने कवर कर रखे हैं, जिससे कि आपके 400 to 500 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके कवर होते हैं। आपको पता लगता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है, एंड 1500 प्लस एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ जो कि आपका रिवीजन का काम करती है। तो इस तरीके से हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पर प्रोवाइड कर रहे हैं। काफी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में हमने कंटेंट आपके लिए डिजाइन कर रखा है। हमारे एक्सपर्ट्स ने, हमारी टीम के जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, उन्होंने ये कंटेंट आपके लिए डिजाइन कर रखा है। तो मैं आपको बता दूं, इस कंटेंट के साथ साथ हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि हमारे इसी कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपके प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको गारंटी भी बता रहे हैं कि आपको कंटेंट के साथ साथ हम आपको गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी, हम आपको पास करवाएंगे, ये हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो आपको बस आपका जो एक कंटेंट है हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का, वो आपको परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर आपको जो नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखना है, आपको स्क्रीन पर आपको जो नंबर नजर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कॉमेंट सेक्शन में भी शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो एक बार ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है, क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आप जितना सफिशिएंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारे ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। Detailed and unambiguous instructions are particularly important for। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, ऐसा कौन सा सर्वे होता है, ऐसा कौन सा मेथड होता है जिसमें रिसर्चर डिटेल में, और अनएम्बिगुअस का मतलब होता है क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं, ताकि जो रिस्पोंडेंट्स है वो इजीली उन क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स कर सके। ऐसा कौन सा मेथड होता है? सो वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, इंटरव्यूअर एडमिनिस्ट्रेड पर्सनल इंटरव्यूज। अब इंटरव्यूअर है, मतलब मान लो रिसर्चर है, एक रिसर्चर एक एक्सपर्ट से, कोई पर्सनैलिटी है, उनसे कोई इंटरव्यू ले रहे हैं, तो पर्सनल इंटरव्यू है। तो उसमें अगर जो इंटरव्यू दे रहा है, जो रिस्पोंडेंट्स है, अगर उनको कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट है, तो वो उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं।
तो इस केस में यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट्स है उनको असिस्ट करने के लिए इंटरव्यूअर है। सो इस केस में इतना डिटेल में और क्लियर में इंस्ट्रक्शन रिसर्चर प्रोवाइड नहीं करेंगे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन सर्वे एंड ऑप्शन डी कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूज। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, टेलीफोन सर्वे और पर्सनल इंटरव्यूज कराया जा रहा है कंप्यूटर के थ्रू। तो क्या हो रहा है, अगर आप समटाइम्स अगर आप कोई क्वेश्चन फिल करते हो तो कभी कभार आपको कंप्यूटर भी असिस्ट करता है। तो इस केस में अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स हो रही है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है, तो आपको कंप्यूटर भी असिस्ट करता है। तो यहाँ पर इतनी जरूरत नहीं होती है कि डिटेल और क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाए रिस्पोंडेंट्स को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी और डी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन अब बच गया आपका ऑप्शन सी मेल सर्वे। मेल सर्वेज में क्या होता है, रिसर्चर डिटेल में और क्लियर रिस्पोंडेंट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि वो क्वेश्चंस को इजीली फिल कर सके। क्योंकि मेल सर्वेज में क्या होता है, ना ही यहाँ पर रिसर्चर होते हैं, ना ही यहाँ पर कोई कंप्यूटर होता है जो उनको असिस्ट कर सके, जो रिस्पोंडेंट्स को असिस्ट कर सके। क्योंकि मेल सर्वेज में उनको एक सेट्स ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप ये फिल कर सेंड कर दीजिए। तो इसमें क्या होता है, जो रिस्पोंडेंट्स है उनको असिस्ट करने के लिए कोई नहीं होता है, इसलिए मेल सर्वेज में उनको डिटेल में और क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ताकि वो इजीली उन क्वेश्चंस को फिल कर सके और बाद में रिसर्चर को वो जो क्वेश्चन है, जो उनका रिस्पॉन्स है, वो सेंड कर सके। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मेल सर्वे ऐसे सर्वे होता है जिसमें रिसर्चर डिटेल में और क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि रिस्पॉन्डेंट्स उन क्वेश्चन को इजिली फिल कर सके। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मेल सर्विस। नेक्स्ट, The independent variable refers to one of the following। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इन ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को रिफर करता है। सो रिमेंबर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या हो रहा है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लीजिए हमको एक स्टडी करना है, रिसर्चर को एक स्टडी करना है, ये देखना है कि स्मोकिंग का क्या इफेक्ट होता है लंग्स पर। अगर कोई पर्सन स्मोक करता है, तो अगर वो स्मोक कर रहा है तो उसके लंग्स पर क्या इफेक्ट होता है। ओके, कि स्मोक करने से उसके लंग पर कुछ प्रॉब्लम्स होती है, क्या उसका लंग अफेक्ट होता है, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर जो स्मोकिंग है, हमें पता है ये तो प्रूवन थ्योरी है कि स्मोकिंग करने से आपको क्या होता है, लंग कैंसर। ओके, आपको लंग डिसीज होती है अगर आप ज्यादा स्मोकिंग करते हो तो। सो स्मोकिंग क्या करता है, कॉज करता है। स्मोकिंग का हम कॉज देख रहे हैं लंग पर, और लंग कैंसर जो कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसका इफेक्ट देखते हो। सो रिमेंबर, जब भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, आपको याद रखना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज रिफर्स टू कॉज, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका कॉज बताता है कि यहाँ पर आप स्मोकिंग को कॉज देख रहे हो, स्मोकिंग करने से क्या होता है, स्मोकिंग का आप क्या देख रहे हो, इस केस में कॉज देख रहे हो। तो रिमेंबर, आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसमें आप कॉज देखते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी आपका होगा उसका आप कॉज देखते हो डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिफर्स टू कॉज। देन इफेक्ट तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन अब रह गई बात आपकी ऑप्शन ई एंड ऑप्शन डी की। ऑप्शन ए क्या है, रिजल्ट, एंड ऑप्शन डी आउटपुट। सो आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपको कोई रिजल्ट नहीं देखता है, बल्कि आप उसका इफेक्ट देखते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी आउटपुट, कोई चीज का आउटपुट नहीं बताता है बल्कि कॉज बताता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी कॉज। Next, match list 1 with list 2 and select the correct answer from the options given below। इस क्वेश्चन में हमें list 1 and list 2 गिवन है। list 1 में हमें कुछ टर्म्स गिवन है और उन टर्म्स की हमें करेक्ट डेफिनेशन और मीनिंग फाइंड आउट करना है। अब list 1 में आपको पॉइंट ए गिवन है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी बहुत सिंपल है, बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है लिस्ट ऑफ रेफरेंस। आप किसी भी रिसर्चर का कंटेंट यूज कर रहे हो तो उसका प्रॉपर नेम मेंशन करते हो। सो बिब्लियोग्राफी में आप क्या करते हो, जो भी प्रीवियस पब्लिकेशंस होते हैं वहां से आप कंटेंट लेते हो। सो बिब्लियोग्राफी का करेक्ट मीनिंग हो जाएगा प्रीवियस पब्लिकेशन। देन बिब्लियोग्राफी एंड पायलट प्रोजेक्ट, ये हमारे लिए नोन टर्म्स है, पहले तो हम इनका करेक्ट
पॉइंट मैच कर लेंगे। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, ये पायलट स्टडी की तरह होता है जिसमें आप कोई किसी भी स्टडी को ट्राई करते हो। जैसे कोई गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम लॉन्च करती है तो उसका सक्सेसफुल रेट देखती है कि वो स्टडी फिजिबल है या फिर नहीं। अगर वो प्रोग्राम फिजिबल है मतलब वो प्रोग्राम सक्सेसफुल हो रहा है तो उसको लार्ज स्केल पर लॉन्च करेंगे। तो पायलट प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं, कोई भी स्टडी किसी भी प्रोग्राम के कुछ भी स्टडी के को ट्रायल करके देखते हैं कि उसका सक्सेसफुल रेट क्या हो रहा है। सो पायलट प्रोजेक्ट का आपका करेक्ट पॉइंट हो जाएगा पॉइंट 4, ट्रायल रन ऑफ द डिजाइन प्रोजेक्ट। तो ये दोनों आपके हो गए, ऑप्शन ई एंड डी का हमें पॉइंट ए एंड पॉइंट डी का हमें पता चल गया करेक्ट मीनिंग और डेफिनेशन क्या होगा। देन हम पॉइंट बी देखेंगे, रिकॉनेसेंस सर्वे। रिकॉनेसेंस सर्वे क्या होता है, ये आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है और रिकॉनेसेंस सर्वे आप ज्यादातर ज्योग्राफिकल रिसर्च में यूज करते हो। सो रिकॉनेसेंस सर्वे में आप क्या करते हो, आप किसी मैप और मैप के थ्रू और कोई पिक्चर्स के थ्रू आप कोई भी फील्ड के बारे में जानने की कोशिश करते हो। तो इसी तरीके से ज्योग्राफिकल रिसर्च में हम मैप्स और पिक्चर्स के थ्रू स्टडी करते हैं कोई भी लैंड के बारे में, कोई भी फील्ड के बारे में, कोई भी फील्ड एरिया के बारे में। सो रिकॉनेसेंस सर्वे जिसको आप उस पर्टिकुलर फील्ड को आप एग्जामिन करते हो, सो रिकॉनेसेंस सर्वे को हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। सो यहाँ पर बी का आपका पॉइंट 1 करेक्ट हो जाएगा। देन आपको सी पॉइंट गिवन है स्टडी एरिया। स्टडी एरिया क्या होता है कि आपने आपके रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए कौन सा एरिया चूज करा है, कौन सा आपने लोकेशन चूज करा है। सो स्टडी एरिया का करेक्ट हो जाएगा पॉइंट प्रोजेक्ट लोकेशन। सो स्टडी एरिया ये भी ज्यादातर ज्योग्राफिकल रिसर्च में और यू कैन से जियोलॉजिकल रिसर्च में यूज करा जाता है। जैसे जियोलॉजिकल रिसर्च क्या होती है, जिसमें रॉक्स के बारे में स्टडी होती है। अब मान लीजिए आपने किसी एक अर्थ का पॉइंट चूज कर लिया, एक एरिया चूज कर लिया, आपने देखा कि वो उस रॉक की क्या प्रॉपर्टीज है, उसमें कितने मिनरल्स है, क्या उससे और मिल सकता है फिर नहीं। तो आप यहाँ से कुछ उस पर्टिकुलर रॉक के बारे में, अर्थ के बारे में आप स्टडी करोगे। आपने आपका यहाँ पर एरिया चूज कर लिया, मतलब आपने आपका प्रोजेक्ट लोकेशन चूज कर लिया। सो ये सारे आपके करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे, ये सारे आपके लिस्ट 1 का करेक्ट पेयर हो जाएगा। और ये सीक्वेंस हमें ऑप्शन 3 में गिवन है, पहले 3rd आएगा आपका, देन 1st, 2nd एंड लास्ट इज 4th। नेक्स्ट, in a two-tailed test for the population mean, if the null hypothesis is rejected when the alternative is true, then इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपने एक टेस्ट परफॉर्म किया जो कि टू-टेल टेस्ट परफॉर्म किया एक पॉपुलेशन के मीन से। अगर आपने उस केस में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया, कब, जब आपकी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थी वो ट्रू थी। अगर आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू थी और आपने उसको रिजेक्ट कर लिया, सो इस केस में आपने कैसे डिसीजन लिया कि आपने टाइप 1 एरर कर दिया, टाइप 2 एरर कर दिया, या फिर आपका जो डिसीजन था वो करेक्ट था, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू होती है और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, देन आपका वो जो डिसीजन हो जाएगा ये करेक्ट डिसीजन हो जाएगा। अगर आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है फिर भी आप उसको रिजेक्ट कर ले रहे हो, सो ये आपका हो जाएगा टाइप 1 एरर। अगर आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है फिर भी आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो, सो ये हो जाएगा आपका टाइप 2 एरर। अगर आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है और उसको आप रिजेक्ट कर ले रहे हो, सो आपका जो डिसीजन है वो करेक्ट डिसीजन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका नल हाइपोथेसिस से रिलेटेड। बस इन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा है आपको और थोड़ा ट्रिकी पूछा है, थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन बहुत इजी और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है आपने उसको रिजेक्ट कर लिया। नल हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट कर लिया कब, जब आपकी अल्टरनेटिव ट्रू है। आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया, मतलब आपके नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो ट्रू है, आपने अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया और आपकी हाइपोथेसिस अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है तो आप इसी को एक्सेप्ट कर लोगे ना। और आपकी जो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है, मतलब अगर आपकी अल्टरनेटिव ट्रू है और आपने नल को रिजेक्ट कर लिया तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, आपकी अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लोगे। सो इस केस में आपने जो डिसीजन लिया वो क्या लिया, करेक्ट डिसीजन लिया, बिकॉज यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन में ही बड़ा हिंट गिवन है कि अल्टरनेटिव इज ट्रू। आपने नल को रिजेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली आप अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लेते हो, और इस केस में अल्टरनेटिव ट्रू है, जो चीज ट्रू है आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो आपका डिसीजन क्या होता है, करेक्ट डिसीजन होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आप जो डिसीजन लोगे इस केस में वो आप करेक्ट डिसीजन लोगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अ करेक्ट डिसीजन इज मेड। नेक्स्ट, in sampling with replacement, a sampling unit can be selected.
इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, अगर आप आपके सैंपल को सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट टेक्निक से सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो, तो आपका जो सैंपलिंग यूनिट क्या होता है कि आपके पॉपुलेशन में से एक मेंबर, आपके सैंपल का एक मेंबर, आपका जो सैंपल आप चूज कर ले रहे हो उसका एक मेंबर, उसका सिलेक्ट होने का चांस क्या होगा उस केस में, वो कितने बार सिलेक्ट होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, जिसको आपको शॉर्ट फॉर्म भी ये भी याद रखना है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SRSWR। सो ये शॉर्ट फॉर्म से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म से भी क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में। तो आपको ये याद रखना है सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, जिसे हम SRSWR के नाम से भी जानते हैं। तो सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट अगर आप चूज कर रहे हो ये टेक्निक, तो आपके जो सैम्पलिंग यूनिट है उसके सिलेक्ट होने का चांस कितना आएगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो जैसे यहाँ पर मेरी जो ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से मैं सैंपल सिलेक्ट कर ले रही हूँ। अब पॉपुलेशन में से मैंने ये वाले बंदे को सिलेक्ट कर लिया अपने सैंपल में, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको फिर से रिप्लेस कर दिया, मैंने फिर से क्या किया, इसको पॉपुलेशन में भेज दिया। तो यहाँ पर ये मेंबर मेरे पॉपुलेशन से कट हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, पॉपुलेशन में इसको फिर से भेज दिया, मतलब रिप्लेस कर दिया। अब मैं फिर से रैंडमली चूज करूंगी सैंपल को। अगर मैं रैंडमली फिर से यहाँ पर पॉपुलेशन में से अपने सैंपल्स को चूज करती हूँ, तो अगर मैं रैंडमली चूज करती हूँ तो हो सकता है कि दूसरी बार अगर मैं चूज करूंगी तो ये पर्सन की फिर से सिलेक्ट होने का चांस हो जाएगा। अगर मैं दूसरी बार चूज करूंगी तो इस पर्सन का फिर से सिलेक्ट होने का चांस हो जाएगा रैंडमली। तो ये सिलेक्ट हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद ये पर्सन आपका फिर से सैंपल में सिलेक्ट हो गया। अब मैं फिर से क्या करूंगी, फिर से इसको रिप्लेस कर दूंगी, और फिर से अगर मैं रैंडमली चूज करती हूँ तो हो सकता है इसका फिर से सिलेक्ट होने का चांस हो, फिर से ये सिलेक्ट हो जाएगा सैंपल के लिए। तो अगर आप सैंपल को, सैम्पलिंग यूनिट अगर आपने एक बार चूज कर लिया अपने सैंपल को, उसको फिर से अपने पॉपुलेशन से रिप्लेस कर दिया, और पॉपुलेशन में से आप फिर से रैंडमली आपके मेंबर्स को सिलेक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है उस पर्सन के फिर से सिलेक्ट होने का चांस हो, और आपने फिर से रिप्लेस कर दिया तो वो फिर से सिलेक्ट होगा। तो ये बार बार ये चलते ही रहेगा। सो अगर आप आपके सैम्पलिंग यूनिट को आप रिप्लेस कर रहे हो पॉपुलेशन से, और पॉपुलेशन में से आप फिर से रैंडमली सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो, तो उस केस में वो पर्सन बार बार सिलेक्ट हो जाएगा। सो उस पर्सन के, उस सैम्पलिंग यूनिट के बार बार सिलेक्ट होने का चांस हो जाएगा। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोर देन वन टाइम। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट है, मोर देन वन टाइम। नेक्स्ट, a reasoning where we start with certain particular statements and conclude with a universal statement is called। इस क्वेश्चन में हमें एक रीजनिंग की डेफिनेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है ये कौन सी रीजनिंग होगी, क्या ये डिडक्टिव रीजनिंग होगी, इंडक्टिव या फिर एबनॉर्मल रीजनिंग होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बता रहा है कि एक रीजनिंग है, उस रीजनिंग को आपने स्टार्ट किया एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से, मतलब एक पर्टिकुलर आपने कुछ चीजों को, एक पर्टिकुलर चीज को ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व कर कर आपने उस एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट दिया, मतलब ऑब्जर्व कर कर आपने एक जर्नल स्टेटमेंट दिया, जर्नल थ्योरी दी। तो ये कौन सी रीजनिंग में आएगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, आपको ये दो रीजनिंग याद रखनी है, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में आप क्या करते हो, आपके पास एक थ्योरी होती है डिडक्टिव रीजनिंग में, उस थ्योरी पर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, आप गेस करते हो, एंड उस हाइपोथेसिस को ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो, एंड देन लास्ट में आप कंफर्म करते हो आपके रिजल्ट, या फिर रिजेक्ट कर देते हो। देन इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, आप ऑब्जर्व करते हो कोई चीज को, जैसा इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कंक्लूड किया, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ऑब्जर्व किया, देन एक पैटर्न फॉलो किया, देन उस पर एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस ले डाउन करा, एंड देन उसके बेसिस पर एक थ्योरी जनरेट करा। यूनिवर्सल स्टेटमेंट मतलब एक यूनिवर्सल, सबके लिए एक थ्योरी, एक जर्नल थ्योरी डेवलप किया। तो इंडक्टिव रीजनिंग वो रीजनिंग होती है जिसमें आप पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कंक्लूड करते हैं, पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, एंड कंक्लूड कर कर आपको यूनिवर्सल स्टेटमेंट देते हो, मतलब एक जर्नल थ्योरी देते हो। सो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी इंडक्टिव रीजनिंग की। वेराज डिडक्टिव रीजनिंग में आप क्या करते हो, आपके पास ऑलरेडी थ्योरी अवेलेबल होती है, उस पर हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, उस थ्योरी को आप ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो, एंड देन रिजल्ट देते हो। सो ये आपके डिडक्टिव रीजनिंग की डेफिनेशन नहीं हो जाएगी। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन सी गिवन है एबनॉर्मल रीजनिंग। एबनॉर्मल रीजनिंग आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड एक टर्म है। सो ये आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। बस रिसर्च में आपको दो ही टाइप की रीजनिंग याद रखना है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव।
सो हम फिर से एक बार ही देख लेते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग वो होती है जिसमें आपके पास ऑलरेडी थ्योरी अवेलेबल होती है, उस थ्योरी पर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, देन उस हाइपोथेसिस को आप ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो एंड देन रिजल्ट कंफर्म कर देते हो। इंडक्टिव रीजनिंग वो रीजनिंग होती है जिसमें आप कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्व करते, पर्टिकुलर चीजों को ऑब्जर्व करते, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट देते हो, देन पैटर्न फॉलो करते हैं, देन उस पर टेंटेटिव हाइपोथेसिस ले डाउन कर एक जर्नल थ्योरी देते हो, यूनिवर्सल स्टेटमेंट देते हो। तो ये हो जाएंगे आपकी डेफिनेशन इंडक्टिव रीजनिंग की। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन अ कॉलम चार्ट बार्स आर। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कॉलम चार्ट में बार्स आपके कैसे होते हैं, कि हॉरिजॉन्टल होते हैं, वर्टिकल होते हैं और स्लांटिंग होते हैं, कैसे होते हैं। सो कॉलम चार्ट क्या होता है, इस तरीके से आपका कॉलम चार्ट दिखता है जिसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, आपका जो भी डेटा होता है, आप कुछ इस तरीके से प्लॉट करते हो। और कॉलम चार्ट में आपके जो बार्स होते हैं ये वर्टिकल होते हैं। तो वर्टिकल मतलब ऐसी कुछ लाइंस होती है और हॉरिजॉन्टल आपके ऐसी लाइंस होंगी, वर्टिकल ऐसी लाइंस होती है, आपको याद रखना है। तो कॉलम चार्ट में आपके जो बार्स होंगे वो वर्टिकल में होंगे। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्टिकल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक विथ योर प्रिपरेशंस।